Hello friends, welcome back in another video of RK Life Sciences. And in today's topic, we are going to talk about how to complete your CSIR NET exam within 3 hours. Actually, this is the biggest problem while giving your exam. Most of people don't get select due to this problem only. तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं how to manage your time while you are giving exam. तो आपको टाइम को कैसे मैनेज करना है जब आप एग्जाम दे रहे हो, हाउ कैन यू फिनिश योर एग्जाम विद इन 3 आवर। तो ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्चुअली देखा जाए, बिकॉज यू ऑल्सो नो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इतना काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन एंड टाइम पर आके क्या होता है उनके साथ में, वो बाहर जब आते हैं एग्जाम सेंटर से तो बोलते हैं यार टाइम पे पेपर नहीं हो पाया या टाइम पे एग्जाम नहीं कर पाया, पता नहीं क्या होगा, बिकॉज क्वेश्चन तो आते थे लेकिन टाइम कम पड़ गया। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है ना, वो यही एक्चुअली जो मैं बताने वाला हूँ आपको वो यही करते हैं, यही बोल सकते हो आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं। तो क्या स्ट्रेटजी है, कैसे आपको टाइम मैनेज करना है, कैसे आप एग्जाम जाने से पहले कुछ दिन पहले आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी है, आज इन सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। एंड इसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि आपको पेपर को एक्चुअली स्कैन कैसे करना है, यानी पढ़ना कैसे है ताकि आपका टाइम बच सके। बिकॉज सेक्शन सी अकेला ही इतना बड़ा होता है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अगर सेक्शन सी के पढ़ने लग जाते हैं तो आपका मोर देन 2 आवर सेक्शन सी के अंदर ही चला जाता है। वो सेक्शन सी में सारा टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, सेक्शन बी और सेक्शन के लिए टाइम बहुत कम बचता है। तो इस सारी प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं कि आपको किस तरह क्वेश्चंस को पढ़ना है, किस तरह क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है, कौन से क्वेश्चन को ही तुम्हें पूरा पढ़ना है। हम सेक्शन सी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो कैसे सॉल्व करें क्वेश्चंस को, कौन सा क्वेश्चंस पढ़ें कौन सा छोड़ें, वो सारी बात इस वीडियो में होने वाली है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। तो अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, एग्जाम से कुछ दिन पहले, जैसे कि अभी आपको पता है सीएसआर नेट का एग्जाम होने वाला है बिटवीन द 16 टू 19 सितंबर के बीच में सारे एग्जाम हैं आपके। तो आपको एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटजी रखनी है, कितना दिन पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद कब आपको बंद कर देना है, तो इस सारे टॉपिक पे। तो इसमें से आपका फर्स्ट पॉइंट है कि आप एग्जाम से, जो मेरा सजेशन है, आपका एग्जाम जस्ट सपोज आपका एग्जाम 17 ऑफ सितंबर का है, आपका मॉर्निंग शिफ्ट में अगर एग्जाम है जस्ट सपोज, तो आपको मेरा सजेशन यही है कि आप 15 सितंबर के बाद में कोई भी पेपर ना लगाओ, फिर सॉल्व नहीं करना है। 15 तक आप कर सकते हो या 14 से तब का प्रैक्टिस, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने लगा सकते हो। एटलीस्ट 15-16 का 2 दिन का गैप दो, इस बीच में आप अपने माइंड को फ्रेश करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, थोड़ा कर सकते हो रिवाइज, बट इतना भी ज़्यादा नहीं। और दूसरी बात जो है, एग्जाम से जिस मॉर्निंग में आपका एग्जाम है जस्ट सपोज, तो आपको 16 की नाइट को जल्दी सोना है। ये सब नॉर्मल बातें हैं, लेकिन स्टूडेंट वो फॉलो नहीं कर पाते, वो इतने डरे हुए होते हैं, वो रात को भी ट्राई करते हैं 2 बजे तक पढ़ लें। लेकिन मेरा मानना है अगर आपका मॉर्निंग में एग्जाम है तो आपको क्या करना है, आपको रात को अराउंड बिफोर 9 PM यू गो एंड स्लीप एटलीस्ट 8 आवर स्लीप। इस तरह आपको एटलीस्ट 8 to 9 आवर का स्लीप लेना ही लेना है। इसके अलावा जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाते हो, पहली बात तो आप पहुंचने से पहले बहुत डर रहे होंगे, खुद से डरे हुए होते हैं अंदर से, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है। अगर आपने सच में हार्ड वर्क किया है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, खुद को कॉन्फिडेंट रखना है, सबसे बड़ी बात यही है। और जब आप सेंटर पर जाओ, जस्ट सपोज आपका अगर आपका एग्जाम इवनिंग शिफ्ट में है, तो जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट है बाहर आके बताएंगे, डरा देंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन पेपर पहली बार आया लाइफ में, ये तो अब तक का सबसे टफ क्वेश्चन पेपर है, कुछ ही बोल सकते हैं। आपको किसी से बात नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपका हो गया है तो मैं तो बोलूँगा बताओ भी मत किसी को। अगर आपका एग्जाम आपने दे लिया है तो आप ट्राई करो, किसी को डिमोटिवेट ना करो। तो अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तो दूर जाके बैठो, सेंटर पर जा भी रहे हो तो ट्राई करो 1 आवर पहले पहुंच जाओ और दूर जाके थोड़ा बैठो, फ्रेश माइंड से बैठो। कोई कुछ फिर कॉपी किताब ले जाने की जरूरत नहीं है पढ़ने की वहाँ पे। इसके बाद जैसे ही आप एग्जाम में एंटर कर जाते हो, एग्जाम जो हॉल है वहाँ पे जब आप बैठते हो, अब यहाँ से आपका जो मेन क्वेश्चन आता है, हाउ टू मैनेज टाइम। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए आप एग्जाम के टाइम पे, तो सिलेक्शन होना बहुत बहुत रेयर है या बहुत मुश्किल बोल सकते हो। आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सेक्शन सी को और बाकी सारे पेपर को विद इन 3 आवर, इवन बिफोर 3 आवर कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर आपके सामने होगा, आपका एग्जाम जो भी है ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, तो आपने सारा प्रैक्टिस किया हुआ है पहले से ही। मैं उस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा अभी कि कैसे प्रैक्टिस करें या कैसे प्रिपरेशन करें, इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे जो भी, अगर आप लोग बोलते हो तो। लेकिन अभी हमारा जो मेन फोकस है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस विद इन 3 आवर, ये है।
तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको मेरा सजेशन ये है सेक्शन सी में जाना है। फर्स्ट सॉल्व सेक्शन सी, तो गो इन द सेक्शन सी। तो आपको सेक्शन सी से कहीं से भी हो सकता है, आप कई बार क्या होता है एक्चुअली आपका सेक्शन सी में लास्ट से अगर आप क्वेश्चन देखते हो, यानी कि आप एकदम लास्ट क्वेश्चन से जो भी आपका 145 जो भी नंबर होता है उधर से कभी कभी लास्ट में क्वेश्चन इजी होते हैं, पर ये वेरी करता है एक्चुअली पर्सन टू पर्सन। कुछ लोग फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ना सेक्शन सी में शुरू करते हैं, कुछ लोग लास्ट से शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है स्टार्टिंग में भी क्वेश्चन इजी आ जाते हैं, कभी कभी सेक्शन सी के लास्ट से जी मोस्ट ऑफ टाइम देखा गया है कि लास्ट में क्वेश्चन थोड़ा इजी रहता है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करके गए हो तो फिर लास्ट और स्टार्टिंग इतना मैटर नहीं करता है। आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलना है। आपको क्वेश्चंस पढ़ने नहीं है, जो आप नहीं आते वो छोड़ दो, सीधी सी बात। तो अब आपको करना क्या है, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। तो आपको पढ़ना कैसे अब एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही सेक्शन सी आपने ओपन किया आपको सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। बिकॉज कोई क्वेश्चंस आप 1 मिनट में पढ़ लेते हो, कम से कम मिनिमम 1 मिनट तो लग ही जाता है एक क्वेश्चन पढ़ने में सेक्शन सी में। अगर कई सारे क्वेश्चंस काफी बड़े बड़े होते हैं तो उनको पढ़ने में आपको 3 मिनट, इवन कई क्वेश्चंस को समझने में 5 मिनट भी लग सकता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अब आपको यहाँ करना है पेपर को स्कैन। एक्चुअली कौन सा क्वेश्चंस आपको करना है। अब स्कैन का मतलब हुआ ये नहीं कि आपकी आईज में एक्सरे और आप पेपर को ही स्कैन कर डालो, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कैन मीन्स आपको जस्ट सपोज सेक्शन सी का पहला ही क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, पहला क्वेश्चन आपने देखा, जस्ट देखना है। ऐसे देखते ही आपको जस्ट फर्स्ट लाइन में जैसे ही आप फोकस करोगे आपको फर्स्ट या 2 लाइन के अंदर ही कुछ कीवर्ड्स दिख जाएंगे। कीवर्ड्स मीन्स लाइक कुछ क्वेश्चन होगा सेल मेम्ब्रेन, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड, वैक्सीन से कुछ हो गया, या कुछ सेल रिसेप्टर करके हो जाएगा, क्लैथरिन दिख गया आपको कहीं, है ना, क्लैथरिन मीडिएटेड दिख गया, एंडोसाइटोसिस दिख गया, और बोल सकते हो आप इसके अलावा जस्ट क्वेश्चन अगर मान लो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो सकता है आपको डीएनए दिख गया, डबल हेलिक्स दिख गया, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, हर सब्जेक्ट दिख गया। तो ये सारी चीजें बोल सकते हो कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को आपको नोट्स करना है। तो जैसे ही आप इनको नोट्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके एरिया से है कि नहीं। अगर आप लाइफ साइंस से हो, ओके, आपने क्या किया, आउट ऑफ 13 पेपर आप 10 पेपर का प्रिपरेशन करके गए, 8 पेपर का आपने तैयारी किया था अच्छे से, 8 पेपर के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया था। अब इन 8 पेपर में से आपको पता है कि आपको 8 बहुत अच्छे से आते हैं या फिर 7 पेपर आते हैं, और कौन कौन से आते हैं आपको खुद को पता होता है। तो अगर आपने जस्ट क्वेश्चंस को स्कैन किया, आपको कीवर्ड्स देखे, तो आप पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से है। तो वहीं आपको डिसाइड करना है कि आपको ये क्वेश्चंस आगे पढ़ना भी है या नहीं। इसलिए फॉर एग्जांपल मैं आपको लेकर चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर और मैं बताता हूँ कि क्या होते हैं कीवर्ड और कैसे आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस मैंने सैंपल डाउनलोड किया है, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम क्वेश्चन को स्कैन करते हैं, एक्चुअली क्या स्कैन करने का तरीका क्या होता है। यहाँ आप देखोगे तो यहाँ आप देख सकते हो ये CSIR नेट लाइफ साइंस का सेक्शन सी के ही क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पेपर को क्वेश्चंस को पढ़ना कैसे है। आपको जस्ट स्कैन करना है और डिसाइड करना है कि आपको ये क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। तो उसके लिए की पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जस्ट सपोज ये हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट क्वेश्चन नंबर 1 जस्ट सपोज करो। इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, पूरे एक बार ऐसे स्कैन मतलब जस्ट एक देखना एक बार। तो यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स दिख जाएंगे, ग्लाइकोलिपिड्स दिख गया, ग्लाइकोप्रोटीन्स दिख गया, एनिमल सेल दिख गया, देखो यहाँ पे कुछ लेक्टिन दिख गया, बस इतना काफी है, इसके बाद नहीं पढ़ना है। दिख गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस बॉटनी से है या जूलॉजी से है। बॉटनी जूलॉजी मींस हेयर लाइक ये क्वेश्चंस आपका एनिमल फिजियोलॉजी से है या फिर प्लांट फिजियोलॉजी से है या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है या फिर आप बोल सकते हो कौन सी सब्जेक्ट से। तो ये आपको डिसाइड हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पूरा यहाँ नहीं पढ़ना है। और जस्ट सपोज अगर ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैंने मान लिया कि हाँ ये सब्जेक्ट मतलब ग्लाइकोलिपिड मुझे आता है, एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं सेल बायोलॉजी से रिलेटेड लग रहा है, इतना समझ में आ जाएगा ये देखने से ही आपको, अगर आपने प्रिपरेशन किया हुआ है अच्छे से। तो इसके बाद क्या करोगे, आप सीधा ऑप्शन पर जाना है। आपको क्वेश्चंस को अभी पूरा नहीं पढ़ना है। ऑप्शन में क्या है, तो आप ऑप्शन देखोगे 1 बाई 1। तो पहले आप ये देखो, क्या देखो, प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन, प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन एंड प्रोटीन स्टिरॉल इंटरेक्शन। ये देख के आपको कंफर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट कि आपको क्वेश्चन करना है या नहीं करना है। अब मुझे देख के मान लो मैंने सेल बायो पढ़ा है या बायोकेमिस्ट्री पढ़ा है, तो मुझे समझ में आ गया कहीं ना कि ये सेल बायोकेम से रिलेटेड है ये क्वेश्चंस। अब मुझे लग रहा है ये मेरे रेंज में है, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा बिकॉज मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, बिकॉज मैंने प्रोटीन इंटरेक्शन अच्छे से पढ़े हुए हैं। तो अब यहीं पर, और ये मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज ये कोई अब तक डिसाइड हो चुका होता है, विद इन 20 सेकंड में डिसाइड हो जाता है एक्चुअली। तो विद इन 20 सेकंड आपको क्या करना है, विद इन 20 सेकंड के अंदर डिसाइड कर लेना है। डिपेंड करता है, मैं नहीं करा 20 सेकंड, ट्राई को 30 सेकंड मैक्सिमम। तो 30 सेकंड में आप स्कैन कर लोगे क्वेश्चन को, आपको
और इसके अलावा क्या करना है आपको, ऑप्शंस को भी स्कैन कर लेना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कैसे। ओके, सो ये स्कैन करने के बाद अब आपको इतना पता चल जाएगा कि आप ये कर सकते हो नहीं कर सकते हो। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, इसके बाद में आपको जाना कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आखिर पूछना क्या चाह रहा है। तो आप लास्ट लाइन देखनी है आपको। लास्ट लाइन क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ से शुरू हुई है, टू डिटरमाइन इट्स टोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेक्टिन इज यूज्ड एज अ प्रोब, द फॉलोइंग इंटरेक्शन मे बी द बेसिस ऑफ प्रोबिंग मेथड। तो कोई ना कोई क्या पूछ रहा है, इंटरेक्शन की बात कर रहा है, प्रूविंग मेथड। तो अब हमको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। अगर मुझे लग रहा है कि मैं कर लूंगा तो मैं क्या करूंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा। अ टिपिकल एनिमल सेल, जो कि न्यूक्लिएटेड आपका मेम्ब्रेन कंटेन्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू डिटरमाइन इट्स टोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आप इसमें टोपोलॉजी पूछ रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पर बोल रहा है कि डिटरमाइन इट्स टोपोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लेक्टिन इज यूज्ड एज अ प्रोब। अब आपको अगर ये आपने पढ़ा हुआ तो आपको पता होगा लेक्टिन क्या है। लेक्टिन एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन आप बोल सकते हो। क्या करता है ये, कार्बोहाइड्रेट या सुगर्स बोल सकते हो कि बाइंड करता है कार्बोहाइड्रेट से। तो लेक्टिन इज द प्रोटीन एक्चुअली विच बाइंड्स टू सुगर कंटेनिंग और कार्बोहाइड्रेट्स यू कैन से। बेसिकली इंटरेक्शन आपसे पूछा गया है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, ऑप्शन इज प्रोटीन सुगर इंटरेक्शन, ऑप्शन सी इज द प्रोटीन लिपिड इंटरेक्शन एंड ऑप्शन सी इज द प्रोटीन स्टेरॉल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको आंसर पता है आप डायरेक्टली लगा दो, ऑप्शन बी इज द आंसर, प्रोटीन सुगर इंटरेक्शन, बिकॉज वी नो लैक्टिन एक्चुअली प्रोटीन विच बाइंड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो कौन सा किस टाइप का एक्चुअली इंटरेक्शन होगा, वो सीधा सीधा बात है, प्रोटीन शुगर इंटरेक्शन होगा। इसके बाद में अब यहाँ आपका आंसर दे रखा है, व्हाट इज द अप्रोप्रिएट आंसर रियली। सो ओनली ए, ओनली बी, ऑल ऑफ लाइक, सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंगली। सो हियर आंसर विल बी ओनली बी। आई डोंट हैव आंसर की, बट आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी द आंसर। सो इसके अलावा ये आपको लग रहा होगा कि हो सकता है छोटा ही क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं और इससे भी बड़े बड़े होते हैं। इसको स्कैन कैसे करना है, जस्ट क्वेश्चन आपको, जब क्वेश्चन तो आप क्या करोगे स्टार्टिंग से ही देखोगे, राइट। जैसे ही आपने क्वेश्चन देखा, नोवल वैक्सीन, वैक्सीन आपका कीवर्ड, आपको वैक्सीन दिख गया, यही देखते ही आपको समझ जाना है कि आपको ये क्वेश्चंस करना है या लाइक आपके एरिया से है कि नहीं। अब आप वैक्सीन में समझ जाओगे, थोड़ा सा आगे अगर और देख सकते हो तो जस्ट आप क्या करना है, आपको निगाहें घुमा दो, आईजी दिख गया, आईजी रेस्पॉन्स, तो इतने से आप क्या समझ जाओगे, न्यूट्रलाइज। तो इससे आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कहेंगे इम्यूनोलॉजी से। अगर आपने इम्यूनोलॉजी नहीं पढ़ा है बिल्कुल भी, तो आपको यहीं छोड़ देना है, इस क्वेश्चन को जाना ही नहीं है, टाइम वेस्ट ही नहीं करना आपको अपना। अगर आपको लगता है आपने इम्यूनोलॉजी पढ़ा है अच्छे से और मैं इसको कर सकता हूँ कि मैंने वैक्सीन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे सब आता है, एपिटोप एंटीबॉडी सब, तो आपको क्या करना है, फिर भी आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, आपको ऑप्शन में जाना, डायरेक्ट गो टू ऑप्शन, सीधा यहाँ से जंप करना है आपको किधर, ऑप्शन में। ओके, गो टू ऑप्शन। तो ऑप्शन पर आपको देखोगे, द लीवर सर्फेस रेप्टर टू विच एमपी बाइंड इज चेंज्ड, जल्दी ये भी आपको जल्दी पढ़ना था, मलेरिया पैरासाइट सक्सेसफुल चेंजिंग द एपिटोप टू एमपी2, अभी आपको एपिटोप मिल गया यानी। और आप देखो आईजीजी मॉलिक्यूल चेंज इन बाइंडिंग साइट टू एमपी, द एफिनिटी ऑफ एमजी स्टॉप। तो इतने से आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकी एपिटोप पैराटोप और ये बाइंडिंग एफिनिटी कुछ ऐसा है। अगर आप यहाँ और कंफर्म हो जाओगी कि मेरे को ये टॉपिक बाइंडिंग एफिनिटी और ये सब चेंजेस इन द एंटीबॉडी स्ट्रक्चर अगर मुझे आता है कि नहीं आता है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको लगता है क्वेश्चन मेरे को आता है तो ही आपको क्या करना, अब यहाँ से आपको कंफर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसके बाद आप एक काम और कर सकते हो, लास्ट में आप देखो पूछ क्या रहा है। सो यहाँ देखो, विच वन आउट ऑफ द चॉइस बिलो इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस फेल्योर। तो इस तरह आपको क्या करना है, आपके क्वेश्चंस को स्कैन करना है। ये है आपको सेक्शन सी करने का, क्वेश्चंस को स्कैन करने का, रीड करने का तरीका, जो कि मैं आपको बता रहा था। इसके अलावा ये पॉइंट तो हो गया, ये आपका सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है कि आप अपने टाइम को क्या कर सकते हो, सेक्शन सी के अंदर बचा सकते हो एक्चुअली। सो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ओके आ गया समझ में, अगर आप ये कर लेते हो तो मैं बोलूँगा आपका 80% काम हो चुका है एक्चुअली। अब आपको 20% जो करना है वो ये है, जैसे ही आप सेक्शन सी में आपने 25 क्वेश्चन कर लिए, मेरा यहाँ पे आइडिया है कि आप ट्राई करो सेक्शन सी के अंदर मैक्सिमम लिमिट 25 होता है। तो मेरा मानना है कि आप ये मत करो कि आपको एकदम 20 क्वेश्चंस एकदम जो सही आते हैं आप वही करके आओगे, ऐसा कभी मत करना। आप ट्राई करो कि 25 में से 24 एटलीस्ट, और इवन 25 आए तो बहुत बेटर है, 24 23 करने का ट्राई करो एटलीस्ट, 23 तो एटलीस्ट करो। एटलीस्ट मीन्स ये है कि आपको बिल्कुल नहीं आता तब भी आप 23 कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल आपको। अगर जस्ट सपोज आपने क्वेश्चन किए उसमें से आप 100% श्योर हो कि मुझे 20 क्वेश्चन तो ये कन्फर्म आते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये 8 क्वेश्चन हैं या फिर 5 क्वेश्चन ऐसे हैं या फिर जस्ट 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे अच्छे से नहीं आ रहे, या डाउट है या फिर 10% डाउट है। इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको जिनमें कम से कम डाउट है उनको कर देना है। बिकॉज अभी आप जो सोच रहे हो मुझे 20 क्वेश्चन 100% आते हैं, घर जाकर उनमें से 2 एक गलत निकल ही जाते हैं, टाइम पर 3-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं।
और उस टाइम पे आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर वो 3-4 गलत हो गए तो आप 20 से डायरेक्ट 16-17 पे आ जाओगे और उस स्टेज में आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको करना क्या है, सेक्शन सी में एटलीस्ट 23 क्वेश्चन करो। जो आप डाउट में हो वो भी लगा दो, क्योंकि कई बार आप जो 90% डाउट में होते हैं वो सही हो जाता है और जो आप 100% कंफर्म करके आ रहे हो वो क्वेश्चंस गलत निकल जाते हैं 2-3। इसके बाद में आप जैसे ही सेक्शन सी फिनिश होता है तो आप देखोगे आपका, अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज करते हो विद इन 1 आवर आप कर लोगे, यू कैन डू दैट। तो उसके बाद जैसे सेक्शन सी खत्म हुआ आपको सेक्शन बी में नहीं जाना है अभी। एटलीस्ट आपको 10 to 15 मिनट फिर से देना है सेक्शन सी के अंदर फॉर क्रॉस वेरीफाई। अब आपको क्या करना है, आपको फिर से सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ने हैं। तो इस बार आपको सिर्फ वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो आपने टिक किए हुए हैं। आपको अब इस बार ये देखना है कहीं आपने कोई गलती से कहीं गलत पर जो ऑप्शन पर टिक तो नहीं लगा दिया है। एक तो ये चीज़ देखनी है, दूसरा आपको क्वेश्चंस पढ़ना भी है जो भी आपने किए हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम डायरेक्ट सी में जाते हैं तो थोड़ा दिमाग अच्छे से काम करना शुरू नहीं किया होता है। जब आप रीचेक करते हो तो कई क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे निकल जाते हैं जो आपको लगता है ये मैंने क्यों लगा दिया, ये तो ये आंसर होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आपको सेक्शन सी को सॉल्व करना है। तो इस तरह सेक्शन सी का स्ट्रेटेजी हुआ आपका। अब आपको जाना है इसको खत्म करते ही सेक्शन बी के अंदर। इस बार इसके लिए आपको एटलीस्ट 1 आवर 10 मिनट और 1 आवर 20 मिनट बचता है अगर आप ये स्ट्रेटेजी करते हो तो सेक्शन बी के लिए एवरेज टाइम है वो आपके लिए 30 मिनट का, 35 मिनट आर सफिशियंट। 35 मिनट आपके लिए काफ़ी है। तो 35 मिनट के अंदर आप सेक्शन बी को खत्म कर सकते हो आराम से। चलो ये एक्चुअली पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, किसी को हो सकता है 40 मिनट भी लग जाए। बट सेक्शन बी में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ दो, ये करना है। मैं भी अगर जैसे आपने बहुत अच्छे से 10 और 11 पेपर पढ़े हुए हैं अच्छे से, सपोज आपको 24 और 26 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपने कर लिया, आपको ऑलमोस्ट सब सही है, 100% मतलब आपके सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, आपको ये लग रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे को 5 और 6 क्वेश्चन और आ रहे हैं बट 80-80 या 50-50% चांस है, हो सकता है गलत भी हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि अगर आपने सेक्शन सी अच्छा किया है, सेक्शन बी में भी आप अगर 24-26 क्वेश्चन कन्फर्म कर चुके हो, श्योर हो कि वो सही होने वाले हैं, तो यहाँ आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 ही होता तो 1/4 ही है, बट फिर भी सेक्शन सी के कंपैरिजन में थोड़ा कम लगता है। तो यहाँ आप 3, 4 और 5 क्वेश्चन जो आपको सबसे कम डाउट है, मतलब यहाँ आपको लग रहा है कि सही इसके सही होने का चांस ज़्यादा है, मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है, क्योंकि वो जब आप इतना पढ़े होते हो तो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़े हो लेकिन अभी आपको हो सकता है वो कन्फर्म याद नहीं आ रहा हो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो, 3-4 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे आपने मान लो 6 क्वेश्चन भी लगा दिए तो 6 में से अगर आपको 3 भी सही निकल जाते हैं तब भी आप बेनिफिट में होने वाले हो। लेकिन ये चीज़ सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए अप्लाई होती है जिन्होंने ऑलरेडी 24 मोर देन 24 और 23 क्वेश्चंस, जिनको लगता है कि ये एकदम सही है, ये तो कट ही नहीं सकता, इनमें से मेरा गलत हो ही नहीं सकता, वो ही लगाएं। जिन्होंने सिर्फ किया ही ऑलरेडी 12 क्वेश्चन है या 15-16 किया है, और वो लोग इसको ये वाला ट्राई करें कि मैं हाँ 6 क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ, देख चांस है 50% चांस सही हो सकता है, तो आप रिस्क मत लो ज़्यादा। मैं बोलूँगा अवॉइड करो। अगर आपको सेक्शन बी को कर देना है विद इन 30 मिनट 35 मिनट, इसके बाद फिर से सेक्शन बी में आपको जल्दी से क्या करना है, 5 मिनट आप, अगर जल्दी आपको देखना कहीं ऑप्शन गलत तो नहीं लग गया है, लगा है नहीं, जो भी आप करना है 5 to 10 मिनट में कर सकते हो यहाँ भी। इसके बाद आपको एटलीस्ट 20 और 30 मिनट बचेगा सेक्शन ए के लिए। तो अब सेक्शन ए में जाना है, वहाँ अब आप रीजनिंग आपका बहुत अच्छा है, आपको आता है, आपने पहले कुछ प्रिपरेशन किया हुआ है, तो आप सेक्शन ए को अच्छे से कर सकते हो। लेकिन अदरवाइज जो लोग सेक्शन ए तैयारी ही नहीं किए हैं तो उनके लिए 20 मिनट बहुत बेनिफिट दे सकते हैं। तो आप लोग पूरा सेक्शन पे अच्छे से पढ़ो 20 मिनट के अंदर, एटलीस्ट 2 to 3 4 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, बिकॉज सेक्शन ए में एक्चुअली ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो जनरल रीजनिंग होती है, जो इस तरह आप सेक्शन ए को भी कर सकते हो। इसके बाद आपका ऑलमोस्ट टाइम खत्म होने को होता है, 2 to 5 मिनट आपके पास होता है, तो उसमें आप अपना सारा डिटेल चेक कर सकते हो, जो भी आपको लगे वो कर सकते हो। इस तरह आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट पेपर सही टाइम पे फिनिश हो जाएगा। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, सारे ही स्टूडेंट यही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तो आपको भी इस बार जब भी आपका एग्जाम है, जिस डेट में भी सितंबर में, यही फॉलो करने वाले हो तो आपका पेपर विद इन 3 आवर आप इजीली कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट हो एग्जाम से, गाइडेंस से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड, इस चैनल पे आगे भी कई सारे वीडियो आने वाले हैं सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी आपका एग्जाम है तो मैं अभी यही सारी वीडियो, बिकॉज अभी टॉपिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं। अब फिर भी अगर आपको कुछ कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड क्लिक द subscribe button,
because this is actually a new channel, so it needs to grow. So just subscribe the channel and all the best for your exam. I hope you will do good. आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।